दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। उस कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं जिसमें एसएससी सीजीएल के प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे थे और आज बारी है 12 जून को पूछे जाने वाले प्रश्न की। शिफ्ट नंबर है 2। बच्चों, आप लोगों से अपेक्षा थी, आप लोगों ने किया भी है और अधिकांश संख्या में आप लोग चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला प्रश्न, हम लोगों का तरीका भी था, नेचर ऑफ क्वेश्चन को पकड़ते हैं और सीधा हिट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से ही लग रहा होगा क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। उसने लिखा भी है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर पेयर आर लाइक इन ए सर्टेन वे। इतना नहीं पढ़ना हम लोगों को, सीधा प्रश्न को देखकर ये पता करना है कि यह प्रश्न क्लासिफिकेशन का है और क्लासिफिकेशन में 4 में से 3 का गुण एक जैसा होता है जो क्लासीफाई हो जाता है और एक ही उसका आंसर होता है जो उसका विजातीय होता है, यानी जिसमें वह गुण नहीं होता जो और 3 में होता है। तो आप इस प्रश्न को देखकर ही आसानी से पकड़ पा रहे होंगे कि 13 का स्क्वायर किया, देन +2, जवाब मिला 171, 8 स्क्वायर 64 +2 66, 7 स्क्वायर 49 +2 51। इन तीनों में स्क्वायर करने के बाद +2 हो रहा था और वहीं आप डी नंबर ऑप्शन में देखेंगे तो पहले वाले का स्क्वायर किया, +2 ना करके -2 कर देता है। इस तरह इन तीनों से यह विजातीय हो जाता है और जवाब के तौर पर हम लोग दे देते हैं आंसर नंबर डी। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 2, कोडिंग डिकोडिंग का निहायत प्रश्न। इससे पहले वाले शिफ्ट में भी ऐसा एक प्रश्न था जिसमें सभी लेटर की वैल्यू पुट कर दी गई थी। ए का 1, R18, D4, O15, U21 एंड S19। सेम काम हम लोग करते हैं S19, Y25, S19, T20, E5 एंड M13 और इसे दिए गए ऑप्शन में से ढूंढ लेना है जो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 मैथमेटिकल अप्रोच पर है, एज का प्रश्न है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर चल रहा है, देखेंगे। द सम ऑफ द करेंट एजेस ऑफ आसमा एंड हर ग्रैंडफादर इज 80 ईयर्स। इट मीन्स आसमा और उनके ग्रैंडफादर की वर्तमान आयु मिलकर 80 वर्ष हो जाती है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई 10 वर्ष के बाद आसमा की उम्र 1/4 हो जाती है ग्रैंडफादर की, या ग्रैंडफादर की एज आसमा से 4 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष बाद आसमा की उम्र से 4 गुनी हो जाती है उनके ग्रैंडफादर की एज। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि आसमा की उम्र ग्रैंडफादर की उम्र से 1/4 हो गई है, यानी 1/4 होने का मतलब 10 वर्ष के बाद ग्रैंडफादर की आयु 4 टाइम्स हो जाती है। अब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। G + 10 इज इक्वल टू 4A + 40। अब बताइए G की जगह पर क्या ले आया जाए। यहाँ से अगर A की वैल्यू निकालना चाहें तो A इज इक्वल टू 80 - G हो जाता है और G इज इक्वल टू 80 - A हो जाता है। 2 बातें निकलती हैं। यहाँ से G की वैल्यू लेनी है आपको, तो यहाँ पर आ जाइए। G + 10 इट मीन्स 80 - A, ये हो गई G की वैल्यू। +10 इज इक्वल टू 4A + 40। अब सॉल्व कर देंगे इसको। 80 + 10 90 - A इज इक्वल टू 4A + 40। आप 40 को इधर लाएंगे तो 90 - 40 मीन्स 50 इज इक्वल टू 4A और ये -A उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5A और इस प्रकार ये 10 टाइम्स डिवाइड हो जाता है और A की वैल्यू आ जाती है 10। उसने पूछा किसका है, आसमा की करेंट एज, तो आसमा का ही करेंट एज आप निकाल पाए हैं 10 वर्ष। इस प्रकार आप जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, देन 2 and 5, देन नोट ऑफ इंटेरोगेशन 3 and 7। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन है। कितना आसान। 9 में 7 को माइनस कीजिए 2 और ये हो गया 2 का क्यूब।
5 में से 2 माइनस किया 3 और ये 3 का क्यूब यहाँ बना दिया। आप 7 माइनस 3 करेंगे 4 और 4 का क्यूब आपका जवाब हो जाएगा 64, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 छात्रों स्क्रीन पर चल रहा होगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। मीनिंगफुल ऑर्डर में तार्किक दृष्टिकोण से जाना है। हंगर, क्राई, फीडिंग, चाइल्ड, स्लीप एंड मदर। एक अच्छी बड़ी अच्छी एक लैंग्वेज बन जाती है। यहाँ देखिए, हंगर, क्राई, फीडिंग, चाइल्ड, स्लीप और मदर को आप अगर ये करेंगे तो सबसे पहले भूख लगेगी किसे? बच्चे को। तो चाइल्ड जब हंगर होगा, चाइल्ड को जब भूख लगेगी तो वो रोएगा। पहले इसको सजा लीजिए। 4 1 2 चाइल्ड है, भूख लगी, क्राई किया, रोने लगा। अब सोचिए, फीडिंग, स्लीप एंड मदर, इसमें क्या होगा? देन माँ भोजन कराती है। माँ 6 नंबर पर, भोजन कराती है 3 नंबर पर, देन बच्चा सो जाता है यानी 5 नंबर। आप जवाब के रूप में ढूंढेंगे 4 1 2 6 3 5, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 सीरीज कॉम्प्लेशन का क्वेश्चन है। ये बहुत आसान, आप देखेंगे चूंकि संख्याएं बढ़ रही हैं तो कारी प्लस की होनी है। यहाँ +11, देन +12, देन +13, यहाँ +14 है। हम लोगों का जवाब +15 पर मिल जाएगा। 183 ऑप्शन नंबर डी। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 7 के। 7 सभी लोग एनालॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ने के क्रम में निश्चित तौर पर वर्ग संख्या और घन संख्या को याद रखे होंगे। 7 और 344 में कोई रिश्ता दिखा? आप कहेंगे ये 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब कितना? 343 + 1। पहली संख्या का क्यूब में 1 जोड़ा, आप भी 11 के क्यूब में 1 जोड़ेंगे। 11 का क्यूब याद है? 1331 में 1 जोड़ेंगे, आपका जवाब हो जाएगा 1332। ढूंढिए, ऑप्शन में मिलेगा, ये ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 नेचर ऑफ क्वेश्चन पकड़िए। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ये ज़रूर आपको थोड़ा सा मुसीबत दिख रहा होगा। अब ज़रा देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ गए क्या किया इसने। बीच वाली संख्या 13 थी, इसको 12 कर दिया। आप लोगों की बीच की संख्या क्या है? f। इसको -1 कीजिए। जो 13 12 -1 किया, हम लोग 6 और 5 माइनस करते हैं तो यहाँ e हो जाता है। अब क्या करता है? इस आधे वाले भाग को रिवर्स ऑर्डर में लिखता है, इस आधे वाले भाग को भी रिवर्स ऑर्डर में। जब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे REPUS और इसको अपोजिट ऑर्डर में लिखिए LAICI। इससे पिछले शिफ्ट वाले में भी ऐसा प्रश्न था, ये बार बार दोहरा रहा है। आइए क्वेश्चन की बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कई ब्लॉक बनाया, कई बॉक्सेस बनाया है। ये ट्रायंगल नुमा बॉक्सेस बनाया है, इसी से हम लोग पकड़ेंगे। देखिएगा ब्लैक हाईलाइटेड पोर्शन को सबसे पहले, ये यहाँ पर है, क्लॉकवाइज मूवमेंट करके ठीक अगले वाले में प्रवेश करता है। यहाँ का मतलब क्या हुआ? यहाँ ध्यान से देखिए, फिर 1 को छोड़कर यहाँ, फिर 1 2 को छोड़कर। इस बार क्या होगा? पहले इसको बनने दीजिए। ये यहाँ भी एक बॉक्स का निर्माण होने दीजिए। ये यहाँ है, यहाँ मतलब यहाँ आप देख रहे हो यहाँ कंटिन्यू। इसके बाद 1 को छोड़कर यहाँ गया, फिर 1 2 को छोड़कर यहाँ गया। आप क्या करेंगे? 1 2 3 छोड़कर यहाँ चले आएंगे। यहाँ का मतलब क्या हो गया? यहाँ 1 2 3 को छोड़ेगा और चौथे बॉक्स में चला आएगा। हाईलाइटेड पोर्शन का चुनाव हो गया आपका। अभी सर्किल को देखिए, सर्किल क्या हुआ? एंटी क्लॉक मूव कर रहा है। यहाँ से यहाँ 0 घर, एक भी घर उसने अवॉइड नहीं किया है, डायरेक्ट अगले घर में प्रवेश किया। फिर 1 घर छोड़कर यहाँ, फिर 1 2 घर छोड़कर यहाँ गया होगा। हम लोग क्या करेंगे? 1 घर 2 घर 3 घर छोड़कर यहाँ ले आएंगे। ये वाला आंसर आपको ढूंढना है ऑप्शन में। ऑप्शन में से ढूंढिए, यह ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बारी। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही प्रश्न पिछले शिफ्ट में भी पूछा था और इसको बखूबी आप सीखे थे। क्या करना था? यहाँ क्या है? 1 2 3 4, तो यहाँ 8, 1 2 3 4, यहाँ भी 8, 1 2 3 4, यहाँ भी 8, 8 गुना 3 यानी 24। तो ऐसा ही बन गए आपके। और अगर इसको हटा लें, आप इसको हटा लें तो यहाँ पर एक ये लार्जर ट्रायंगल और ये लार्जर ट्रायंगल। ऐसे नहीं याद करेंगे, आपको करना क्या है?
जब ऐसी आकृतियाँ जुड़ती हैं तो कितने पॉइंट पर जुड़ती हैं, यहाँ भी जुड़ती हैं, यहाँ भी जुड़ती हैं, तो जितने जगह पर जुड़ी है उसको कर देंगे 2। फिर आप इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ भी दोनों जुड़ रही हैं तो 2 और बढ़ा देंगे। इस प्रकार 24 2 26 2 28 होगा। अब बची बात ऑप्शन में से ढूंढने की, जो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। चलिए अगले कुछ प्रश्न को हम लोग फिर से कुछ डील करते हैं। तब तक जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर तो निश्चित करना चाहिए, आप लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बारी आती है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, विच 2 साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। इस इक्वेशन की संतुष्टि के लिए किस 2 मैथमेटिकल ऑपरेटर को बदलेंगे कि यह संतुष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन की तो बारी बारी से जांच करनी ही होती है। ऑप्शन नंबर बी की जांच करते हैं, जो इसका आंसर है वे प्लस और डिवीज़न को चेंज कर देते हैं। भागा की जगह आप प्लस कर देते हैं और प्लस की जगह भागा। अब सॉल्व करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ये 24 + 12 - 6 × 3 = 18 होता है या नहीं, ये चेक करना है। ये 24 + 12 - 18 = 18 होता है नहीं, चेक करना। इन दोनों को जोड़िए, क्या हो जाए 36 - 18 = 18, ये सेटिस्फाई हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, आपके स्क्रीन पर 3 आकृतियां दिख रही होंगी एक ही डाइस की। हम लोगों ने 2 ही क्यों बनाया, क्या रीज़न है? क्या तीनों की मदद से बनता है? ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा क्या करते हैं, उन 2 डाइस जिसकी ज़रूरत होती है उसी पर हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने चुनाव किया पहले और तीसरे को। कारण क्या है, पहले और तीसरे में एक ही सरफेस कॉमन है। पता करना है एंड के विपरीत क्या है। एंड को तो मध्यस्थता कराना ही कराना है हम लोग को। पहले और तीसरे में आप देखेंगे तो प्लस मात्र एक सतह कॉमन है, इसे लेकर ऐसे घूमते हैं। ऐसे घूमने का मतलब एंटी क्लॉक घूम रहे हैं, तो अब से इसमें भी एंटी क्लॉक घूमना ही पड़ेगा। दोनों में एक ही दिशा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप घूमेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ प्लस मिलेगा, देन डॉलर मिलेगा, देन हैश मिलेगा। वही प्रक्रिया यहाँ करेंगे आप, तो प्लस, प्लस के बाद परसेंटेज और परसेंटेज के बाद एंड मिलेगा। आमने सामने दिखने वाली सतह जो है वो निश्चित तौर पर विपरीत होती है। पता किसका करना था, एंड के। तो एंड के विपरीत कौन, हैश। हैश ऑप्शन में से ढूंढिए, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। बारी आ जाती क्वेश्चन नंबर 13 की। लॉजिकल वेन डायग्राम के आधार पर प्रश्न है। ये चतुर्भुज चेस को, पंचभुज क्रिकेटर्स को और ये क्लर्क्स को प्रदर्शित करता है। आपका जवाब कहाँ मांगा जा रहा है, देखिए। द नंबर गिवन, हाउ मैनी क्रिकेटर्स। क्रिकेटर्स की बात उसने की तो पंचभुज में 36, 22, 28 और 16, इन चारों की चर्चा उसने कर दिया। देन बारी आती है आर चेस प्लेयर। तो 36, 22, 28 एंड 16 में चेस प्लेयर कौन कौन है, 22 एंड 28 बोथ। और फिर कहता है बट नॉट क्लर्क्स, तो 18 क्लर्क्स में आता है। नॉट क्लर्क्स में कौन आ जाएगा, जो क्लर्क नहीं होंगे, 22। आपका जवाब बिल्कुल ये 22 वाला हिस्सा होगा। प्रश्न को एक बार स्क्रीन पर और पढ़कर देखिए, 22। जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर सी। बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ तो बनाना मेरी मजबूरी, हम तो बनाकर प्रदर्शित करेंगे आपको वहाँ सिर्फ आँखों के सहारे से बनाना है। राइट साइड में अगर मिरर रहे तो इसकी आकृति कैसे बनेगी, यही थी, ये मेन फिगर था। अब आप देखिए कि ये जो है ये वाला हिस्सा मिरर में सटेगा। ये हाफ अगर लें तो मिरर की ओर होगा या मिरर के अपोजिट होगा, तो मिरर की ओर होगा। तो ये हिस्सा आपका कलर हो जाएगा, ये ब्लैक हाईलाइटेड हिस्सा है। यहाँ पर इस मध्य पोर्शन को देखिए, इस मध्य पोर्शन को देखिए, ये पूरा का पूरा कलर है। ये मध्य हिस्से के इधर है, मध्य हिस्से के इधर है, तो मिरर इमेज में उधर जाएगा, यानी ये वाली यहाँ आकृति बन जाएगी। ये भाग आपका उधर दिखेगा। अब बची इसकी बात, ये मध्य पोर्शन से इधर है तो मध्य पोर्शन से उधर बनेगा, ये ब्लैक हाईलाइटेड यहाँ। इसका कहाँ बनेगा, मध्य हिस्से से ठीक उधर है, यहाँ पर है, यानी ये इधर बनेगा। थोड़ा छोटा हो गया, सबको समान रूप से मानेंगे। ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 की बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 सिलोजिज्म का है। क्वेश्चन नंबर 15 को बनाने के लिए ठीक है लॉजिकल वेन डायग्राम का भी प्रयोग आप लोग कर लेते हैं। इसमें मेरी सलाह होगी आप तार्किक गुणों से इसको बनाया करें। ऑल पोस्ट्स आर इन्वेलप, ये मामला ए का है, और नो इन्वेलप्स आर पेपर, ये ई का मामला है। नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए प्लस ई बराबर ई होता है और ई का कन्वर्सन भी ई में ही होता है, जबकि डेरिवेशन ओ में होता है, आपने पढ़ा होगा।
हम लोग को बनाने का तरीका ये नहीं कि स्टेटमेंट से कंक्लूजन की ओर चले, हम लोग कंक्लूजन से स्टेटमेंट की ओर जाते हैं। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर पोस्ट और पेपर के बारे पूछा, सपोज अगर इन दोनों के बारे पूछा तो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, निश्चित तौर पर पोस्ट और पेपर के बीच नेगेटिव कंक्लूजन ही होगा, पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता है। इसने दिया भी नेगेटिव है, पेपर एंड इनवेलप, पेपर इनवेलप छोड़िए, पोस्ट और पेपर, पोस्ट कार्ड एंड पेपर्स में से दोनों नेगेटिव दिया, इसलिए इसकी चांसेस हैं। आइए, सम इनवेलप्स आर पोस्ट कार्ड, इनवेलप और पोस्ट कार्ड यहाँ मिलेगा। ए का कन्वर्सन क्या पढ़े हैं आई में, यानी ऑल पोस्ट कार्ड आर इनवेलप देन सम इनवेलप्स आर पोस्ट कार्ड, ये सही हो जाता है। नो पेपर्स इज एन इनवेलप, पेपर इनवेलप ढूंढिए, पेपर यहाँ मिलेगा, इनवेलप यहाँ। अभी अभी बात हुई, ए की कन्वर्सन किस में, ई, ई मतलब नो, तो नो में ही करना है, तो नो पेपर्स आर इनवेलप, ये भी सही हो जाता है। अब नो पोस्ट कार्ड इज ए पेपर, पोस्ट कार्ड यहाँ, पेपर यहाँ, ए प्लस ई का मामला, ए प्लस ई बराबर ई, तो नो पोस्ट कार्ड आर पेपर, देन उसकी कन्वर्सन भी ई, इसलिए नो पोस्ट कार्ड इज ए पेपर, ये भी सही हो जाता है। तीनों कंक्लूजन सही हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बारी आ गई। 16 नंबर क्वेश्चन सीरीज कॉम्पिटिशन का प्रश्न है, कोडिंग नहीं करना है, बिना कोडिंग के बनाना है। पहले से पहले वाले को पी क्यू आर एस छोड़कर टी, पहली ये तो है, फिर टी का ऐसे कर सकते हैं। एक और उपाय बताते हैं, पी क्यू छोड़ के आर, एस छोड़कर टी, फिर टी रिपीटेशन, यू छोड़कर भी, डब्ल्यू छोड़कर एक्स। आप क्या करेंगे, एक्स से शुरू करेंगे, एक्स वाई, जैसे यहाँ पी क्यू छोड़ के आर, टी यू छोड़कर भी, एक्स डब्ल्यू एक्स, भी छोड़कर जेड और ए छोड़कर बी, फिर बी से शुरू, सी छोड़कर डी, ई छोड़कर एफ, आगे जाने की जरूरत नहीं, ये सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स जेड बी आंसर देंगे, एक्स जेड बी, ऑप्शन नंबर बी। दोनों तरीका था, या तो पहले से पहले वाले को लेकर चलते हैं आप, या नहीं तो इनमें आप देख रहे थे क्यू छोड़कर आर, एस छोड़कर टी, फिर टी रिपीट करता है, यू छोड़कर भी, डब्ल्यू छोड़कर एक्स, फिर एक्स रिपीट, एक्स के बाद वाई छोड़कर जेड और ए छोड़कर बी, फिर बी रिपीट किया, यहीं पर सेटिस्फाई करा लेते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, वैल्यूएबल इज रिलेटेड टू प्रीशियस, दोनों का सेम मीनिंग होता है, कीमती। इन द सेम वे ड्राई इज रिलेटेड टू, ड्राई मीन्स सूखा। आप देखेंगे ऑप्शन 4, ऑप्शन डी जो एरिड है, जिसका अर्थ शुष्क भी होता है, सूखा भी होता है, बंजर भी होता है, तो ड्राई का रिलेशन आप देंगे एरिड से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, पिक द ऑड वर्ड आउट। ईयर्स, नोज, आइज, थ्रोट। ईयर्स, नोज और आइज ये तीनों इंद्रियां हैं, जबकि थ्रोट इंद्रियां नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ईयर्स, नोज और आइज वे बाह्य ह्यूमन बॉडी हैं, थ्रोट अंदर की है, लेकिन इससे अच्छा है कि ईयर्स, नोज, आई को आप इंद्रियों के बीच रखें और थ्रोट इंद्रिय नहीं है, इसलिए आंसर नंबर डी देंगे, जिसमें थ्रोट लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19, इससे पहले भी इसी प्रकार का एक प्रश्न हम लोग बनाए थे, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का, दोनों लगभग एक जैसा है। देखिए कितना आसान है, 20 में से 12 को घटा दिया 8 और 8 का स्क्वायर कर दिया, 24 में 17 घटाया 7 और 7 का स्क्वायर कर दिया। वही प्रोसेस आप नीचे करेंगे तो 8 में 4 घटाएंगे 4 और 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, ढूंढेंगे ऑप्शन में से 16, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पकड़िए देखकर, नेचर ऑफ क्वेश्चन, सीधी बात क्लासिफिकेशन का है। शुरू करते हैं, एस टी छोड़कर यू, ओ पी छोड़कर क्यू, बी सी छोड़कर डी, जे के छोड़कर एल, नहीं पकड़ा गया। दूसरा पेयर पकड़ते हैं, यू भी डब्ल्यू छोड़ के एक्स, 2 छोड़ा है, क्यू आर एस छोड़कर टी, डी ई एफ छोड़कर जी, एल एम एल पकड़ा गया, यही पकड़ा गया, आगे जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा जवाब होगा। ऐसे ही एग्जामिनेशन हॉल में भी आप क्लासिफिकेशन के प्रश्नों को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, देखने से पता चल रहा होगा कि ये एम्बेडेड फिगर है, ये आकृति कहाँ छिपी पड़ी है, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे साफ साफ यह दिखेगा। खैर इसमें कोई टेक्निक का क्या इस्तेमाल करना, ये तो आपको देख कर ही वहाँ बनाना है। ये नीचे वाला जो है ऐसा मिल गया आपको, और बीच वाला ये मिल गया, आप आसानी से अब देख पा रहे हैं। ऐसे ही एक बार आँखों से देख लेने की बात करनी है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपका सीरीज कॉम्पिटिशन का प्रश्न है, लेकिन ये अल्टरनेट है भाई, पी आर टी भी एक्स, यू डब्ल्यू नॉट ऑफ इंट्रोगेशन एंड ए, पी 16 18 20 22 24 सेटिस्फाई, 21 23 +2 किया है, 21 23 +2, 23 में 2 जोड़ेंगे 25, 25 पर कौन सा आएगा हमारा वाई,
y के बाद ये +2 है कि नहीं, a की वैल्यू 1 भी होती है और आप जानते हैं 27 भी होती है जब वो स्क्रॉल कर जाता है। तो 25 + 2 27 ये सेटिस्फाई करता है। आपको जवाब y ऑप्शन नंबर डी देना चाहिए। चलिए कुछ और प्रश्न सामने है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द टू वर्ड्स। ये क्या है? पेयर ऑफ एनालॉजी है। आप स्क्रीन पर प्रश्न देखें, डर्मिटोलॉजी स्किन, आप समझ रहे होंगे डर्मिटोलॉजी में ही स्किन का अध्ययन किया जाता है। ऐसे कई तथ्यों को आपने याद रखा होगा, जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर, यूरोलॉजिस्ट पेशाब जांच में, या एपिथेलोमिस्ट आँख जांच में, आँखों का अध्ययन करने के लिए। इसी प्रकार तो जिस प्रकार डर्मिटोलॉजी में स्किन का अध्ययन, उसी प्रकार ऑर्थोपेडिक्स में हड्डियों का अध्ययन होता है। तो आप ऑप्शन नंबर बी जवाब देंगे। ऐसे कई तथ्यों को आपको याद रखना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ट्रांसपेरेंट पेपर की बात है, फिर वही मिरर इमेज का काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप इसको मोड़ना है तो ऑब्वियस है कि यहाँ मिरर रखिएगा। जब इसको मोड़ेंगे तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन स्वाभाविक है इस पर ओवरलैप कर जाएगी। ये लाइन ऐसा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन इस पर ओवरलैप करेगा जब उधर से मुड़ेगा, और ये स्क्वायर जो है सर्किल के बीच में चला आएगा। इधर वाले हिस्से को देखिए, आधे से इधर वाले हिस्से को देखिए, ये आपका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 25 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इससे पहले वाले शिफ्ट में भी हम लोगों ने ऐसा प्रश्न देखा था। प्रश्न है हाउ इज़ टी रिलेटेड टू पी। टी का संबंध पी से क्या है? तो टी की जानकारी तभी मिल सकती है जब इसके लिंग का निर्धारण हो, ये पुरुष है या महिला। इसके लिए इसको रखा गया। अगर यू के बारे में पूछता तो आपको पता है इक्वेशन के एंड वाले, सबसे लास्ट वाले टर्म के लिंग का निर्धारण नहीं हो पाता है, बशर्ते वो पति पत्नी का रिश्ता ना हो। तो ये पढ़ चुके होंगे आप। अब आइए, इसने जो मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है बीच में, उसका अर्थ क्या कहता है बारी बारी से। डिवाइडेड बाय का मतलब क्या? फादर। तो ये इसका फादर, लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये भी इसका फादर मतलब ये प्लस, बस इतनी ही जानकारी लेनी थी। इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। आप ये सिर्फ दिया था इसके लिंग का निर्धारण करने के लिए। ये हो गया आपको प्लस यानी मेल। अब आइए माइनस का मतलब, यहाँ से आप लिख सकते हैं। माइनस का मतलब ये दिया वाइफ, फिर इंटू का मतलब क्या दिया है? इंटू मतलब डॉटर बेटी, देन फिर इंटू फिर बेटी, और प्लस का मतलब ढूंढिए। प्लस का मतलब उसने कहा भाई, ब्रदर। अब आपको पता करना होगा इसकी ये पत्नी की बेटी यानी बेटी की बेटी यानी ये हो गई नतनी, और नतनी का भाई तो नाती होगा। याद रखिएगा, नाती को धेवत शब्द का एक बार प्रयोग किया था, धेवत शब्द का प्रयोग किया था, इसके लिए धेवती, और इसके लिए एक बार एसएससी ने दोहता, और इसके लिए दोहती शब्द का प्रयोग किया था। तो नाती, धेवत और दोहता, या नतनी, धेवती और दोहती एक ही बात हो गई। ये नाती, तो ये कौन? या तो नाना या तो नानी, पुरुष है तो नाना, इसलिए आपको जवाब नाना यानी मैटरनल ग्रैंडफादर देना चाहिए। मैटरनल ग्रैंडफादर आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो छात्रों, इस प्रकार 25 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख रहे थे हम लोग शिफ्ट 2 की। शिफ्ट 3 में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए कि हमारा मनोबल 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 256 गुना हो जाए। इसी अपेक्षा के साथ अगली वीडियो में आपकी प्रतीक्षा होगी। धन्यवाद।